हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर। दोस्तों जैसा आप जानते हो, आपके एसएससीडी का एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है। आज 4 फरवरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनका आज एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, उन्होंने बेहतर किया होगा। और जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आने वाली डेट्स में एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप जानते हो, हमने इस चैनल पर आपके लिए एसएससीडी का रीजन कोर्स स्टार्ट किया था। मैथ्स का जो क्रैश कोर्स था 21 क्लास का, वो हमने स्टार्ट किया था। उसकी हमारी 20 वीडियोस हो चुकी हैं, आपने देखी होंगी, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी की होंगी। तो आज दोस्तों मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना लास्ट सेशन 21 क्लास का, आज का हमारा जो लास्ट सेशन होगा 21 क्लास का, ठीक है, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी वीडियोस हमने आपके लिए दोस्तों बनाई है मैथ्स की एसएससीडी के रीजन कोर्स के तहत, वे सभी वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उनको देखिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। तो आज का ये सेशन जो दोस्तों हमारा है 21 क्लास का, हमारा 21 क्लास है आपकी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे शुरू से लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, आज का ये सेशन मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आज का सेशन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। बस आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, इसी पैटर्न में बनने वाले जो हम आपको कराएंगे आज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, अपने आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो ये दोस्तों हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, देख ध्यान से। ये है आज का सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सिस्टम से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप करके जाइए प्रैक्टिस अच्छे से। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम के से पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने लिया है यहाँ पे। इसको ध्यान से देखिए किस तरह सोल्व करना होता है। बोर्ड मास का रूल फॉलो करके हमको सोल्व करेंगे। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद का, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ घटा दोस्तों, ठीक है। आपको प्लस माइनस करना होता है लास्ट में। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिख रहा है दोस्तों। सबसे छोटा ब्रैकेट क्या होता है, रेखा ब्रैकेट, या फिर कह सकते हो आप बार ब्रैकेट, या फिर कह सकते हो रेकरिंग। यहाँ पे 7 और 5 के ऊपर दोस्तों क्या है, बार है। तो 7 - 5 के प्रोसेस पे बार लिखा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको पहले इसको सोल्व करना है, गुना बाद में करेंगे। पहले 7 में से आपको 5 घटाना है। इस बार का मतलब ये होता है जिसके ऊपर ये लग जाता है, पहले उनके बीच में जो प्रोसेस दे रखा है गुना भाग जोड़ घटा का, पहले आपको वो फॉलो करना होता है। यहाँ पे इनके बीच में दिया है -7 - 5। तो यहाँ से मैं इस ब्रैकेट को ले लेता हूँ पूरा, ये जो ब्रैकेट है हमारा यहाँ से इस तरह से, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको 7 - 5 यानी कि 2 मिलेगा। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे आप मेरी तरफ को, तो फिर आपको मिलेगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2 के साथ, और 2 के आगे क्या है दोस्तों, डिवाइड है, उसके बाद क्या है 20। तो इस तरह के प्रोसेस है इस ब्रैकेट के अंदर। तो क्या करना है, सबसे पहले में बोर्ड मास का रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। ब्रैकेट के अंदर का डिवाइड है तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। इसको लिखा जाएगा 5/2 और 2 से गुना लगाएंगे आप, और 20 चल रहा है आपका माइनस में यहाँ पे आगे, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया आपके यहाँ पे, और 20 में से 15 घटेगा, 20 में से 5 घटेगा, 15 बचेगा आपका। तो ये आपका 15 आ गया। अब 15 के आगे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद 15 है। तो 15 इसके पीछे माइनस है, फिर ये हमारा ये बड़ा ब्रैकेट आ जाता है, इसे मझला ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाहर दोस्तों में क्या मिलेगा, बाहर प्लस का 10 है आपका, और इसके पीछे है माइनस का ये 26 दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। तो पहले आप इसकी गुना कर लेंगे, 15 - 225, और ये माइनस का आएगा 26 और 10 को 36 को आप इसे एक साथ जोड़ सकते हो, 26 और 10 36, तो ये हमारा 36 हो जाता है प्लस में। तो 225 में से आप घटाएंगे इतना, 36 घटाएंगे प्लस का, ये प्लस का है, और ये माइनस का 225 है। तो 225 में जब घटाओगे 36 तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 में 6 आपका घटेगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 1 यानी 189, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का 189 आपको आंसर मिलेगा, माइनस का। ऑप्शन नंबर डी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हमारा आंसर क्या होगा, -189 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये था बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। रेशो का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
दिया है यहाँ पे C बराबर है D का 2/3 और D बराबर है E का 3/8। तो C रेशो E हमें बताना है यहाँ पे C अनुपात E क्या होगा। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है आपको इनका रेशो बना लेना होता है। यहाँ पे C बराबर किसके है, D का 2/3। तो का के बटे में जो संख्या होती है दोस्तों वो हमारे जिसके साथ में का लगा होता है उसकी वैल्यू होती है और C की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसने दिया है D बराबर है E का 3/8 यानी D की वैल्यू ऊपर वाली होगी और E की वैल्यू क्या होगी जो उसके नीचे लिखा है का के नीचे क्या है दोस्तों 8। तो यहाँ से मैं C D का रेशो एक साथ लिख लेता हूँ पहले 2:3 और वहां से मिलेगा दोस्तों हमें D अनुपात E क्या मिल जाएगा। तो यहाँ से D अनुपात E होगा हमारा कितना 3:8। अब हमें बताना है दोस्तों C रेशो D रेशो E। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे D हमारा दोनों रेशो में कॉमन है तो D की वैल्यू देखते हैं बराबर है कि नहीं है। D यहाँ पे कितना है 3 है और D यहाँ कितना है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, इसका मतलब इनको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा सीधा रेशो बन रहा है। कितना बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 2:3:8। हमसे पूछा है इसने कितना C अनुपात E। तो C को ले लेते हैं और E को ले लेते हैं। C की वैल्यू 2 है और E की वैल्यू कितनी है 8 रेशो में। तो C अनुपात E हमारा कितना बनेगा यहाँ से 2:8। इसको छोटा कर लेते हैं 1:4 आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो रेशो वाला क्वेश्चन आपको इस तरह बनाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A 1:4। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए दोस्तों। ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस का एक बड़े ही मजेदार क्वेश्चन। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। डाटा चेंज होता रहता है लेकिन आपका टाइप ये रहता है लाभ हानि में ज्यादातर कि एक घड़ी को 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इसे 3000 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगी, ये हमें देखना है। इसमें दोस्तों इसने बोला है कि यदि इसे 2000 में बेचे तो हमें 20% का नुकसान हो जाता है। इसका मतलब ये है इसका जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों कितना है वो 80% है। 80% में जब इसको बेचा जाता है दोस्तों तो कितने का बेचा जाता है 2000 का। ठीक है, इसने बोला है यदि इसे 3000 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगी। यदि इसे 3000 में बेचा जाए तो हमें देखना है कि ये हमारा SP कितना बन जाएगा CP का। ठीक है, यहाँ पे CP का SP कितना है 80% है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है कितना % होगा। 80% हमारा 2000 के बराबर है तो 3000 हमारा किसके बराबर होगा। यदि इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन मार्क की वो 100 से ज़्यादा आती है तो लाभ हो जाएगा, अगर कम आती है तो हानि हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे करना है आपको। ये तो करना क्या है दोस्तों, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इसकी गुना आप इसमें कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे x मान सकते हैं आप या कुछ और मान लीजिए कि गुना इसमें जाती है। तो 80 गुना ये 80 होगा 80 गुना 3000 अपॉन में 2000। इसको आपको सोल्व करना है दोस्तों। 3 0 से 3 0 कट जाती है दोस्तों, 2 से कट जाएगा ये 80 40 बार और 40 से 120। तो इसका आंसर कितना जाता है 120%। और ये 100 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। इसका मतलब यदि इस सामान को 3000 में बेचा जाता है तो हमें कितना लाभ होता है। ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों, तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है 20%। तो 20% का आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि इस सामान को 3000 में बेचा जाएगा तो आपको मिलेगा 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सभी ये। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वही मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करने योग्य हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा एग्जाम में भी आपके वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए दिया है यहाँ पे 3 संख्याओं A B C का औसत 63 है। बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों क्वेश्चन, ये लैंग्वेज अच्छी है। 3 संख्याओं का संख्या कौन कौन सी है, A B C का औसत कितना है 63। पहली संख्या A संख्या B और C के योग की 3/4 है। तो पहली संख्या क्या है हमें ये बताना है। तो आपने एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा होगा दोस्तों। एवरेज क्या होता है,
एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे एवरेज दिया है ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, इनकी संख्या बटे में और इनका योगफल ऊपर। ठीक है दोस्तों, बराबर किसके है, तीनों संख्या को योगफल और इनकी संख्या दोस्तों बटे में आती है, बराबर में क्या आ गया 63 जो दे रखा है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है 63 है, तो योगफल कितना बनेगा, ये 3 हमारे इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ए बी सी कितना मिलेगा आपको, यहाँ से ए बी सी मिलेगा दोस्तों आपको 3 3 9 और 3 6 18 189। तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया आपका 189। अब आगे की कहानी क्या है वो हमें जाननी है, वो इंपॉर्टेंट है। ए संख्या बी और सी संख्या के योग की 3/4 है, तो यहां से एक तरह से हमें इनका रेशो दे दिया दोस्तों। जो संख्या ए है वो किसके बराबर है, वो बी प्लस सी के योग की क्या है 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, तो यहां से दोस्तों जो b प्लस सी की वैल्यू होगी वो उसके नीचे होती है, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या लेंगे आप यहाँ से 3। तो अब हम इनका रेशो लिख लेते हैं, तो यहां से मिलेगा आपको a रेशो b प्लस सी, क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3:4। अब इनका योगफल कितना हो जाएगा, इनका योगफल होगा 7, और 7 किसके बराबर होगा, इनके योगफल के बराबर होगा दोस्तों 189, जो हम पहले कर चुके हैं। 7 से इसको काटना है, तो 7 से 7 1 7, ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, और 7 या कितना आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 7 7 49, ये आ जाएगा 1 बराबर 27 के 1 यूनिट की वैल्यू 27 आ गई। हमें बताना है संख्या ए कितनी है दोस्तों हमारी 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारा 1 बराबर है किसके 27 के, तो 3 बराबर क्या होगा, 3 बराबर होगा 81। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संख्या ए हमसे पूछिए, संख्या ए की वैल्यू कितनी आ गई 81, यानी कि 81 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लगाना था। तो चलिए बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको एक्सेस मानने की कोई जरूरत नहीं है इस प्रोसेस में। ये लाइन जो आपकी है ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपके एवरेज के क्वेश्चन बड़े ही इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से लगा के जाना है। इसका आंसर कितना आया 81। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देखिए। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, पूछा गया है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 18 36 से भाग करने पर शेषफल 9 बचे, परंतु वह संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाए। 11 से पूरी कटेगी, परंतु 15 18 36 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना देगी 9। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको सलाह देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका टाइम बचेगा और एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे कराता हूं देखिए ध्यान से, यही आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं बेसिक की, तो पहले आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15 18 36 का एलसीएम क्या होगा, आपको मैं पहले बेसिक बता देता हूं। उसका बेसिक से करोगे तो आपको टाइम तो लगेगा, परंतु आपको पता होना चाहिए कि बेसिक से करने पर आपको कितना टाइम लगने वाला है। आपको क्या करना है दोस्तों, इनका एलसीएम लेना है, प्लस में क्या करना है रिमाइंडर। ठीक है, वो आपका नंबर बनेगा, परंतु नंबर ऐसा होना चाहिए जो 11 से कट जाए। तो पहले आपको इनका एलसीएम लेना है। इनका जो एलसीएम आएगा 15 18 36 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा 180 180, और उसमें रिमाइंडर क्या जोड़ेंगे आप, रिमाइंडर क्या बचता है 9, तो इसमें आपको रिमाइंडर अगर मैं 9 जोड़ दूं दोस्तों तो ये हो जाएगा 189। वो नंबर सबसे छोटा क्या होगा 189, परंतु वो नंबर हमारा 11 से नहीं कटता। 15 18 36 से भाग करने पर शेषफल 9 तो देता है 189, परंतु ये नंबर हमारा 11 से नहीं कटता। तो हमें क्या करना होता है, नियम क्या है दोस्तों, इस 180 के मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इसको कभी दुगुना करेंगे, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं, के मान लेते हैं, के प्लस, इस तरह से। ठीक है, ये बेसिक है इसका। आपको के बराबर क्या रखना होता है 1 2 3 4, और जहां ही आपका सेटिस्फाई हो जाएगा दोस्तों आपको वहां तक इसकी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, पहले के की जगह 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे दोस्तों इसमें, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, जहां हमें 11 से कट जाएगा, जहां ये नंबर हमारा 11 से कट जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे दोस्तों, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
तो जैसे मैं 1 रखूंगा यहाँ पे दोस्तों, तो एक 9 जोड़ेंगे आप इसमें, 1 से गुना करेंगे क्या 180 में, तो 180 का 180 और 9 जोड़ेंगे 189। 189 11 से नहीं कटता। 2 रखेंगे यहाँ पे, 180 दूनी 360 प्लस 9 300, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ये भी हमारा 11 से नहीं कटता। तो इस तरह से आप 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे। जब दोस्तों आप 6 पे जाओगे तो आपको ये 11 से कटता दिखाई देगा। जैसे मैं इसमें 180 में 6 से गुना करूंगा दोस्तों, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1080। 18 6 के 108, तो 180 में 6 से गुना करेंगे आपको मिलेगा कितना 1080। और प्लस में क्या करेंगे दोस्तों, रिमाइंडर 9 प्लस में करोगे आप, तो आपका जो नंबर होगा ये एक ऐसा नंबर होगा जो 11 से पूरा कटेगा। ठीक है, 15 18 36 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 देगा, परंतु ये नंबर आपका 11 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 से काटोगे आप इसे, 11 8 88 दोस्तों, 11 99, 9 बचेगा, फिर 11 99, तो ये नंबर आपका 11 से कट जाएगा। तो वो नंबर हमारा कौन सा हो गया, नंबर हमने निकाल लिया। यहाँ पे नंबर होगा हमारा 1089। हमसे पूछा इसके अंकों का योगफल क्या होगा, तो अंकों का योगफल क्या हो जाएगा 9 8 17 और 1 18, तो 18 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये था इसका बेसिक। अगर आपको बेसिक से करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आंसर देने की बात है दोस्तों, आपको एग्जाम में सही आंसर देना है, वो किस तरह देना है, अगर बात सोल्व करके दिखाने के तो तरीका यही रहेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। अब मैं आपको बताता हूं आपको ये एग्जाम में किस तरह करना है, उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, सामान्यतः क्या होता है, जो नंबर आपको भाजक के रूप में दिए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं 3 या 9 का मल्टीपल ज्यादातर होता है सभी में। ठीक है, यहां भी मैं नंबर देख पा रहा हूं 15 18 36, 15 को छोड़कर 18 36 में दोस्तों मुझे 9 दिखाई दे रहा है, 9। और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है दोस्तों वो क्या होती है, अगर हमारी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाती है। ये आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे वही लगाने वाला हूं। अगर मैं उससे करूंगा इसको तो मेरा आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा दोस्तों, पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेकंडों में आंसर आएगा। वो किस तरह आएगा बस आपको देखना है, ध्यान से देखिए। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जिस नंबर को 18 से भाग कर रहे हैं, 36 से भाग कर रहे हैं दोस्तों, हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 9 बचता है। कितना बचता है 9। अगर दोस्तों मैं 18 से डिवाइड करता हूं किस नंबर को, 18 से, अगर मैं नंबर को 18 से डिवाइड करता हूं या फिर 36 से डिवाइड करता हूं दोस्तों, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है, मुझे रिमाइंडर मिलता है 9। यदि मैं इस नंबर को दोस्तों जिसको मैं 18 36 से भाग कर रहा हूं, अगर 9 से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। क्या मिलेगा 0। 18 से 36 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 मिलता है, परंतु 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जिस नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके अंकों का योगफल हमसे पूछा है, वो नंबर दोस्तों हमारा 9 से कटने वाला होगा। 18 से 36 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 मिलता है, परंतु अगर मैं उस नंबर को 9 से भाग करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बस यहाँ पे यही पॉइंट है इस क्वेश्चन का, यही इस क्वेश्चन की पूरी आत्मा है। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, संख्या के अंकों का योगफल, अगर वो संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों का योगफल भी 9 से कटेगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में क्या है, ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अंकों का योगफल यहाँ पे 18 आ रहा है दोस्तों, और केवल 18 ही आपका 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से सेट की गई हैं कि हमें इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसको सोल्व करना चाहते हो वो कर लीजिए, आपकी इच्छा की बात है। परंतु अब यहाँ पे ऑप्शन जो देख के, ऑप्शन को देख के यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है नंबर्स की, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 9 का क्या है, वो आपको देखना होता है। यहाँ पे 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है उससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए वो देखिए। हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो आपको दशमलव संख्या दे रखी है दोस्तों, इनका एलसीएम किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन को
क्या करना है, सोल्व नहीं करना दोस्तों, सिमिलरिटी देखनी है, जो एलसीएम इसका बनेगा वो चारों ऑप्शन में से किसके बराबर होगा, बस हमें ये देखना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने दशमलव संख्याओं में एलसीएम ऐसे पूछा जाए तो क्या होता है, पहले आप इनके डेसिमल को रिमूव कर लीजिए, जो पॉइंट्स हैं आपके इनको हटा लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों 2.05, उसके बाद 1.05, उसके बाद दोस्तों ये 2 है, इसके बाद पॉइंट आप मान सकते हो, पीछे 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, जब हम किसी नंबर का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर नीचे दशमलव को देखकर दोस्तों उतनी 0 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ऊपर नीचे 100 से गुना करने पर ही हट जाएगा, ऊपर 100 से गुना करके इसका पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा 205/100। इसका दशमलव हटाएंगे दोस्तों 105/100 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे दोस्तों ये हो जाएगा 200/100। तो जो हमसे पूछा गया दोस्तों, इस नंबर का जो एलसीएम बनेगा वो इसके जैसा बनेगा दोस्तों, इसका एलसीएम इस नंबर का एलसीएम दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, तो जो एलसीएम इनका बनेगा दोस्तों वही एलसीएम इनका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 205/100, 105/100, 200/100, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसी का एक दूसरा पार्ट है दोस्तों, लगभग हर दूसरे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, और जहां तक मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपकी एसएसजीडी के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो वो इसकी प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से। देखिए इसका सोल्यूशन मैंने देखा है, 100 में से 40 बच्चे गलत करते हैं, केवल 60% बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। तो पहले इसको ध्यान से देखिए, जब भी आपका दशमलव वाला कोई क्वेश्चन आ जाए एलसीएम एचसीएफ का, इसमें आपसे क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम पूछा है और एचसीएफ भी पूछा है, दोनों चीजें इसमें पूछी हैं। तो मैं दोनों निकालनी है, मैं आपको दोनों की बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको दशमलव संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, सबसे पहले आप इसके क्या करें, पॉइंट्स को इग्नोर कर दें दोस्तों। यहाँ पे इसके पॉइंट्स हटाएंगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसको लिखा जा सकता है 175/100। इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, 0 आपको बराबर रखनी है दोस्तों, इसके पॉइंट्स बराबर कर लो। यहाँ पॉइंट मान लीजिए आप इसमें 7 दशमलव, आप इसको ऐसे मान सकते हो। तो इसको लिखा जाएगा 560/100। आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम जो पॉइंट है आपका यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सभी को 2 अंकों के बाद पॉइंट मानना है। यहाँ पे 5.6 था तो मैंने 0 लगा के इसको 2 अंकों के बाद मान लिया, ठीक है। यहाँ केवल 7 था दोस्तों, मैंने 7 के बाद पॉइंट मान के पीछे 2 0 लगा दी, तो मैं इसको लिख लिया 7.00, ठीक है दोस्तों। तो जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 100 से ऊपर नीचे गुना करके, तो 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपका ये 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 700 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है, ये हो जाएगा। 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, पहले में निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको नीचे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सबके नीचे 100 है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा दोस्तों उसके नीचे भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, 175, 560 और 700 का क्या देखना है, एलसीएम देखना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 700 है, तो 700 से छोटा आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। पहले 700 को चेक कर लेते हैं, क्या 700 इन तीनों नंबर का एलसीएम बनता है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये नंबर दोस्तों हमारा 560 से तो नहीं कटेगा, ना तो ये 560 का आधा ना ही दुगना, तो इसका एलसीएम देखते हैं दोस्तों। तो फिर 1400 देखते हैं, इसका डबल क्या होता है 1400, 700 का डबल क्या होता है 1400। तो 1400 भी दोस्तों मुझे लग रहा है जहाँ तक हमारा यहाँ पे किससे नहीं कट पाएगा, ये नंबर हमारा 56 से या 560 से पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। ये नंबर ही 560 से नहीं कटेगा। तो आगे चलते हैं, आगे क्या हो सकता है, और 175 से कट जाएगा, 175 जहाँ तक मुझे लग रहा है कट जाएगा, 25 7 175 होता है, तो 7 से भी कट रहा है दोस्तों, ये 7 से कट जाए, 7 24 25 से कट जाए। ये नंबर 25 से तो कट रहा है, 175 से तो कट रहा है, लेकिन 560 से नहीं कटेगा, चेक कर लेना अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डबल कर लेता, इसका डबल का भी डबल कर लेता हूँ, 2800 ले लेता हूँ, 2800, 700 का मैंने क्या ले लिया 4 गुना। क्या ये नंबर हमारा 560 से कटता है, इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों, 560 से। 175 से मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, 1400 कट गया तो 2800 तो कट ही जाएगा 175 से, ठीक है दोस्तों। बस 560 से चेक करना है, 0 से 0 कट गए दोस्तों, 14 चौका 56 और 14 दूनी 28 और 4 पंजे 20। तो ये नंबर दोस्तों हमारा 2800 किससे कट गया, 700 से भी कट जाएगा
560 से भी कट जाएगा, 175 से मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा दोस्तों 2800। कितना बनेगा 2800, और 2800 के बटे में क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा। तो 100 से ये 2 जीरो कट जाती है, तो एलसीएम कितना बना हमारा, तो एलसीएम बनेगा हमारा इस नंबर का केवल 28। कितना बनेगा 28, ठीक है, कितना बनेगा 28। एलसीएम हमारा 28 जहां पर होगा वो हमारा आंसर होगा। परंतु एलसीएम में दोस्तों क्या हो रहा है, मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बी और सी। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 28 आ रहा है। हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ दोस्तों क्या होगा हमारा, आप देख पा रहे हो, ये नंबर आप देख पा रहे हो 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो भी 7 से ही कटेगा। और 7 से मुझे दोस्तों ये तो कटता नहीं दिखाई दे रहा, ये नंबर हमारा 7 से नहीं कटता, 0.25 ये नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। 28 तो ऑप्शन है, एलसीएम तो है, एलसीएम तो 28 ही बन रहा है दोस्तों। परंतु जो एचसीएफ दिया है पीछे वाला, इन दोनों ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो मुझे एचसीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस नंबर को ऑब्जर्व करना है। 7 से कटने वाले हमारे नंबर होने चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। तो जो नंबर मेरा 7 से कटेगा दोस्तों वही एचसीएफ बनेगा। तो ये नंबर मुझे 7 से कटते दिखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से नंबर को ऑब्जर्व करके दोस्तों आंसर देने होते हैं एग्जाम में। आपको हर बार पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थोड़ी आपकी मेहनत, थोड़ी आपका ऑप्शन का सहारा, और थोड़ी आपकी बेसिक समझ आपके काम आती है एग्जाम में, तो वही आपको यूज करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 28, ऑप्शन नंबर सी 0.35। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आज का। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करें, लैंग्वेज पढ़ते ही आगे क्या करें, ये इनके दिमाग में आता है। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, यहाँ से आगे की बात समझ में नहीं आती। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ बच्चों को तो लगता है अगर 2 नंबर मिलेंगे तभी आप इनका काम बना के एलसीएम निकाल के तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, परंतु यहाँ पे केवल समय एक ही दिया है दोस्तों, कितना है 18 दिन। बाकी यहाँ पे समय दूसरा दिया नहीं गया है ताकि आप इसका एलसीएम लेके क्षमता बना के काम करा सको, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यही इस क्वेश्चन की जान है, ये क्वेश्चन का पूरा क्या है, निचोड़ है। ए बी से 3 गुना कुशल है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। कुशल का मतलब दोस्तों क्या होता है, कुशल का मतलब होता है क्षमता, किससे तुलना कर रहे हैं कि बी से। इसका मतलब यह है दोस्तों, एक दिन में जितना काम बी करता है एक दिन में, ए उसका 3 गुना काम कर लेता है। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए कितना करेगा 3 काम। तो इनकी क्षमता का जो रेशो बन रहा है दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो है कितना है 3:1, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। जब भाई ये दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करेंगे तो दोनों की क्षमता भी मिलेगी, ये एक दिन में 3 करता होगा, एक दिन में 1, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 4 काम करेंगे। तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, जब मिलकर काम करेंगे तो दोनों का जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक दिन में 4 काम करेंगे दोस्तों, क्षमता बनेगी कितनी 4 एक दिन की। और इन्होंने किसी काम को मिलकर कितने दिन में किया 18 दिन में, तो 18 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, वो टोटल काम बन जाएगा इनका ये, ठीक है 18×72। अब ये काम हमें किससे कराना है, ये काम अकेले बी से कराना है। तो जिससे काम कराना होता है, कार्य समय के सिद्धांत है दोस्तों, जिससे भी काम कराएं पहले उस भाई की क्षमता को देख ले, वो क्षमता इसकी कितनी है, कितना काम वो कर पाता है एक दिन में, 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में। यहाँ पे समय दिनों में दे रखा है, तो इसका मतलब हमें इसकी क्षमता को दिनों में मेजर करना होगा, दिनों में मापना होगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 1, इसके लिए कितना काम है दोस्तों, इसके लिए 18×72 काम है। तो 72 काम कितने दिन में करेगा, 72 दिन में ही करेगा, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इतना सा ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को समझना है। प्रैक्टिस के तहत आप लैंग्वेज को बार-बार पढ़िए, ठीक है दोस्तों। जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगी, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं।
ये रहा परसेंटेज का चुनाव वाला क्वेश्चन, इलेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे भी दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं, कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, उसी को ध्यान में रखते हुए एक चुनाव का क्वेश्चन, ताकि आपको चुनाव के बारे में थोड़ी समझ हो जाए। क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, 5% मत इनवैलिड हो गए, विजयी उम्मीदवार को 2200 वोट मिले और पराजित उम्मीदवार को 1600 वोट मिले। पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। हमें यहाँ पे पता करना है पहले कुल मत कितने थे और पराजित होने वालों को कितना मिल रहा है दोस्तों। पराजित होने वालों को मिल रहा है 1600 मत, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले टोटल वोट निकालने पड़ेंगे, टोटल वोट कितना पड़ा उसके हिसाब से हम 1600 को देखेंगे, 1600 हमारा टोटल वोट का कितना परसेंट है। तो चलिए ये आसान है, टोटल वोट निकालना बड़ा आसान होता है। आप ये देखिए, दो उम्मीदवार है दोस्तों, चुनाव होता है 100% चुनाव हुआ, उसमें से 5% वोट ऐसे हो गए जो खराब हो गए। तो आपको जो हार जीत का फैसला होता है वो होता है वैलिड वोटों पर। तो वैलिड वोट कितने रह गए आपके, तो वैलिड वोट परसेंटेज कितना रह गया, तो ये रह गया आपका वोट परसेंटेज 95%। इसका मतलब ये चुनाव आपका 95% पे हो रहा है, 5% वोट हटा दीजिए आप इसमें से, ठीक है। इन दोनों को जो वोट मिले हैं दोस्तों, ये टोटल बन के किसके बराबर होगा, 95% के। तो 2200 विजेता के हैं और 1600 हारने वाले के हैं। तो दोनों का जो बनेगा टोटल 95% के बराबर होगा। 95% बराबर हो जाएगा हमारा किसके इक्वल में, 2200 1600 3800 मतों के बराबर, ठीक है। ये हमारा 95% हो गया। इसको 19 से डिवाइड कर सकते हैं, 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38। ये हमारा 5% किसके बराबर आ गया दोस्तों, 200 के बराबर। और 5% हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, इनवैलिड है। इसका मतलब कितने वोट खराब हो गए हैं, 200 वोट। तो टोटल वोट कितने होंगे, 95 की वैल्यू कितनी है, 3800, 5% की वैल्यू कितनी है, 200। तो 100% कितना होना चाहिए हमारा, 100% होना चाहिए कितना, 4000। और इस 4000 में से कितना मिल रहा है दोस्तों हारने वाले को, 4000 में से 1600 मत हारने वालों को मिल रहे हैं। तो देखिए ये 1600 मत हमारे टोटल का कितना परसेंट है, बस ये बताना है। पराजित होने वाले का जो परसेंटेज है वो देखना है। तो 4000 में से 1600 मत हारने वालों को मिले हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कट जाती है, ठीक है। तो 4 से काट देते हैं आप इसे, 4 चौक 16। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो डाले गए कुल मतों का हारने वालों को कितना मिला है, 40%। टोटल वोट है हमारे 4000 में से 200 खराब हो गए, 3800 में से हारने वालों को मिला है 1600, और 1600 4000 का कितना परसेंट होता है, तो 4000 का 40% 1600 होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, लाभ हानि का क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन लाभ हानि के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 360 रुपए में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ लेने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो जब उसको 10% की हानि हुई तब इसका विक्रय मूल्य कितना है, देखिए दोस्तों इसका विक्रय मूल्य 360 रुपए है। तो इसे कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की। तो 20% का लाभ लेने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। ये हमारा किसके बराबर है, 90% के बराबर है। 10% की हानि का मतलब दोस्तों 360 रुपए किसके बराबर है, 90% के। 20% का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 120% पे इसको बेचना पड़ेगा। तो 120% की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा आपका सीधा सा 90 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 360। ये 4 बार कटता है 12 चौक 48, तो 480 रुपए इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तब जाके इसको 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। एक छोटा सा मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट पर तथा मॉल पर खर्च कर देती है। शेष 80%
वह अपने घरेलू खर्च पर खर्चा कर देती है और 10% की वो बचत कर लेती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपये है तो मीनाक्षी की मासिक आय कितनी है? हमें ये बताना है मीनाक्षी की मासिक आय कितनी है। तो यहां पे दोस्तों इसने क्या किया है, अपनी इनकम को एक तरह से 3 हिस्सों में बांट रखा है। इसकी इनकम मान लेते हैं 100, इसकी इनकम कितनी मानते हैं 100। यहां पे 10% इसका रेस्टोरेंट मॉल जाने का खर्चा है, 80% दोस्तों इसका घरेलू खर्च है और 10% क्या है इसका सेविंग है यानी बचत है। यहाँ पे 80% की वैल्यू आपको दे रखी है। घरेलू खर्च पर इसका कितना खर्चा होता है 48,000, तो 80 की वैल्यू किसके बराबर होगी 48,000 के। ठीक है, 48,000 के बराबर है हमारा 80%। हमें बताना है इसका मासिक आय कितनी है। तो आप देख पा रहे हो ये लगभग कितना गुना हो गया, 0 से 0 काटिए आप इसका, 8 एकन 8 और 8 छंग 48, तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया कितना 600 के बराबर। एक हमारा किसके बराबर है 600 के बराबर। हमें बताना है इसकी टोटल आय कितनी है, और टोटल आय कितनी होती है दोस्तों 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हमारा 600 के बराबर दे रखा है, तो 100 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60,000। इसका मतलब मीनाक्षी की जो आय है मासिक आय वो कितनी है 60,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं। साधारण ब्याज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विनीता 12,000 रुपये की धनराशि 9% साधारण ब्याज पर, ठीक है दोस्तों, एक निश्चित दर से निश्चित अवधि के लिए निवेश करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्र धन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी? समय बताना है दोस्तों, समय। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है हमारा। 12,000 रुपये की धनराशि 18,480 हो जाती है दोस्तों, ठीक है, किस रेट से 9% की दर से। तो हमें समय बताना है, समय क्या होगा। तो पहला मुझे बताइए दोस्तों, 12,000 रुपये आपकी उधार राशि थी और ये मिश्र धन कितना बन जाता है 18,480, तो कितना ब्याज मिल गया 6,480 इसका ब्याज हो गया। ठीक है, 6,480 इसका ब्याज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ से पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज होता है मिश्र धन 18,480 माइनस 12,000। तो यहाँ से आपका ब्याज कितना मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा 6,480। ये ब्याज है दोस्तों, ये आपका ब्याज हो गया 9% वार्षिक दर से 12,000 पर। 12,000 रुपये आपके कितने हो गए 18,480, तो 6,480 ब्याज हो गया। बस हमें क्या बताना है, समय बताना है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन आपका 12,000 और गुना में दर कितनी है 9। ये होता है आपका सीधा टाइम। तो टाइम से निकाल सकते हो, तो काटा पीटी कर लीजिए आप इसकी, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 से काट लेते हैं पहले इसको। 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 720 आ गया। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 3 जीरो यहाँ पे कट जाती हैं और 12 से कट जाएगा दोस्तों, ये कितनी बार 6 बार। तो आंसर कितना आ गया इसका 6 वर्ष। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्धित किया जाए 16% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि 5,832 रुपये बनने में कितना समय लेगी। यहाँ भी आपसे समय पूछा है मगर चक्रवर्ती ब्याज का। तो देखिए यहाँ पे आपका समय आपको निकालना है। दर दे रखी है 16% वार्षिक, परंतु ब्याज क्या है दोस्तों, ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो जब भी आपको ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देना पड़े दोस्तों, तो पहले आप क्या करें, आप अपना ब्याज का दर बना लीजिए। 16% यहाँ पे क्या है, वार्षिक है, ये वार्षिक दिया है, हमें लेना है छमाही। तो यहाँ पे हमारी दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, छमाही में 8%। पूरे साल की 16% है तो 8% हो जाएगा आपका अर्धवार्षिक। ये आपका ब्याज की दर होगी हाफ ईयरली। ठीक है दोस्तों, तो 8% के हिसाब से हमारा जो रुपया है 5,000 से कितना हो गया, 5,832। तो हमें क्या करना है, इसमें समय निकालना है, समय कितना लगेगा। ठीक है, तो समय निकालने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमारे पास 5,000 रुपये थे, हमने इसको ब्याज पर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, तो कितना ब्याज हो गया आपका 5,832। तो लगभग आपको कितना ब्याज मिला, आपको ब्याज मिला यहाँ पे कितना 832। ये आपका ब्याज है, 832 आपका ब्याज है। और ये ब्याज किस पर लगता है दोस्तों, मूलधन पर। मूलधन कितना आपका, उधार दी गई राशि कितनी है 5,000। तो बस हमें देखना लगभग ये हमारा 5,000 का कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मेथड आपको बता रहा हूं, इस मेथड से आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको मूलधन के केवल अंकों से डिवाइड करना होता है ब्याज को, वो भी 2 बार। ठीक है, तो 2 बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 बार डिवाइड करना है इसको। तो 5 से भाग कर लेते हैं, 5 एकन 5, पूरा भाग नहीं करना, केवल 2 अंकों तक भाग करना है। 5 एकन 5 कितना बचेगा दोस्तों, 5 एकन 5, ये बचेगा आपका 3, ये हो जाएगा 33, 5 छंग 30। तो बस लगभग हमारा 16% ब्याज आ गया। ठीक है दोस्तों, 16% ब्याज बनेगा लगभग हमारा। ये आगे पॉइंट लगेगा, हमें पॉइंट से पहले पहले लेना होता है, पॉइंट के बाद वाला नहीं लेना। ठीक है, इस मेथड से तो जो आपका ब्याज बनता है उसको मूलधन के केवल अंकों से भाग करना होता है, वो भी 2 बार, 0 को छोड़ देना आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड किया मात्र 2 बार। 2 बार डिवाइड करने के बाद में मुझे मिला लगभग मेरा कितना ब्याज बना, 16%। और 16% किस रेट से बना होगा दोस्तों, ये 8% की रेट से बना होगा हाफ ईयरली। तो 8% से 16% होने में कितना समय लगा होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए ये 16% हमारा कितने साल, कितनी उससे बना है, 8% की दर से बना है। ठीक है, तो ये कितने साल में बना होगा, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 2 वर्ष का समय आएगा दोस्तों, 2 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। परंतु यहाँ पे जो ब्याज आपका अर्धवार्षिक रूप से जमा है, तो ये 2 वर्ष ना बोल के आप क्या बोलेंगे, 2 अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक या फिर छमाही दोस्तों। ये हमारा 2 छमाही का ब्याज बनता है। कितना बनता है, 2 छमाही का। तो 2 छमाही का सीधा मतलब होता है दोस्तों 1 वर्ष। तो यानी कि 1 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16% ब्याज बनने में लगभग हमारा कितना समय लगेगा, 8% के हिसाब से 2 वर्ष, यानी 2 छमाही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह सोल्व करना है। बेसिक से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, पर तो इसमें इतना टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई, इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है कि आप इसे बेसिक से सोल्व करो जाके। तो चलिए, जब भी आपसे समय या दर पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप ब्याज की सहायता से ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके नियर अबाउट अप्रोक्सीमेशन में आसानी से समय या दर बता सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आता है और आप इसको आसानी से इस तरह बता सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, चाल दूरी समय का क्वेश्चन है और सर्कुलर पथ पे 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं। 3600 मीटर का ट्रैक है सर्कुलर। चाल दी गई है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा गया हमसे किसी एक बिंदु से शुरू करके एक साथ ये फिर से कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, हमसे टाइम पूछा है। तो दोस्तों जब भी आपको सर्कुलर पथ पे दौड़ाया जाए और आपसे मिलने का समय पूछे, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, मैं मान लेता हूँ उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से दोनों भागने स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है भागने वालों के, x और y। एक x है, दूसरा y। x की चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, y की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी स्पीड है दोस्तों। एक ही बिंदु से एक साथ
दौड़ना स्टार्ट करते हैं और पूछा गया हमसे ये कब फिर से एक साथ मिलेंगे, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, यहाँ से घूम के ऐसे चलेंगे, तो किस बिंदु पर ये कितनी देर बाद एक साथ फिर से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा उसे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे चाल जब आपको दे दी जाए दोस्तों, समय ना देकर चाल दे दी जाए, आपको क्या करना है, पहले आपको दूरी देखनी, दूरी कितनी है इस ट्रैक की, दूरी कितनी है 3600 मीटर, ये दूरी मीटर में दे रखी है, तो आपको चाल को लेना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वो ध्यान सुनिए, आपको इन चालों को लेना होता है HCF। तो यहाँ पे 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा का HCF क्या बनेगा, तो 27 और 45 किस संख्या से कटते हैं, 9 से, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, तो 27 और 45 का हमें क्या लेना होता है HCF, और इसका HCF क्या बनता है, इनका HCF बनता है कितना 9, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल बनेगी दोस्तों इनका HCF बन जाएगा। आपको क्या करना है, इस दूरी को इन दोनों चालों के HCF से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद में जो समय आएगा वही आपके मिलने का समय हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा इस ट्रैक का एक राउंड की दूरी टोटल कितनी है 3600 मीटर और चालों का LCM कितना है 9, इसको 5/18 से गुना करके हम किस में ले आएंगे दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको फिर से सोल नीचे कर लेते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, 3600 ये हमारा हो जाता है, 18 ऊपर जाएगा, 9 गुना 45, यहां से काटना शुरू करते हैं, 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36, 400 बार जाएगा, 5 से कट जाएगा 480 बार, 5 अट्ठे 40 और 18 अट्ठे 44, तो आपको आंसर कितना मिलेगा इसका 1440 सेकेंड। तो 1440 सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1440 सेकेंड में ये दोनों फिर से किसी ना किसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया हमारा बी, और अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन द्वारा परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन क्या होगा। यानी घन के अंदर कोई गोला है, घन उसके बाहर है दोस्तों, हमें इस गोले का आयतन बताना है। ये कोई घन मान लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या है, एक मैक्सिमम साइज का गोला है। तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, आप देख पा रहे हो, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। ये घन हमारा कैसा है, ये घन हमारा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला। इस घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो गोला होगा दोस्तों उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस घन की भुजा के आधे के बराबर होगी दोस्तों। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5 यानी 7/2। जब भी किसी घन के अंदर कोई गोला आपको दिखे दोस्तों, तो जो घन की भुजा होती है उसका आधा गोले की त्रिज्या हो जाती है। ये ध्यान रखना आपको, बस इसमें हमें आयतन निकालना है इसका। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोला जो होता है, स्फीयर जो होता है, उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आपको रख के सोल्व करना है बस। तो 4/3 आपका कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। पाई का मान 22/7 आपको रखना है, गुना करनी है त्रिज्या की। त्रिज्या कितनी है दोस्तों हमारी 7/2 यानी 7/2, 3 बार इसको लिखना है, क्यूब है यहाँ पे हमारा 7/2। तो ये हमारा 7/2 3 बार लिखा जाएगा, बस इसको सोल्व करना है। 1 7 से 7 कट जाता है, ठीक है, और 2 दूनी 4 से 4 हमारा कट जाता है। ये 2 से ये हमारा 22 कट जाएगा 11 बार। तो नीचे बचेगा दोस्तों कितना 3, ऊपर कितना बचेगा 7 7 49, ये 7 है हमारा 7। तो 7 7 49 गुना 11, तो 11 गुना 49 बटे में दोस्तों 3, 11 99, 11 चौक 44, 44 9 53, ये हमारा बटे में आएगा 3 दोस्तों। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 बचेगा दोस्तों, 3 सत्ते 21 बचे कितना 2, 3 नम 27, ये बचेगा आपका 2, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21।
तो 179.67 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा इसका। और ये क्यूब में चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा इसका यूनिट। तो 179.67 सेंटीमीटर घन हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये आपको सोल्व करना था इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो देखिए ध्यान से। शो श्रमिक रोजाना 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर को 25 दिन में खोद देते हैं। ऐसी ही 2800 मीटर लंबी नहर को 5 घंटे रोजाना काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये सीधा सा कंसेप्ट होता है इसका M1D1 H1 वाला। उससे आप इसे लगा सकते हो अपॉन में W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये कॉन्सेप्ट आपका इस पे लग जाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको नंबर दिया है कितना है, M1 कितना है, मैन पावर कितनी है पहली आपकी 100। तो 100 आदमी है और ये 8 घंटे काम करके 25 दिनों में 2000 मीटर लंबी एक नहर खोद देते हैं। चलते हैं आगे। अब ये इसको क्या करना है दोस्तों? 5 घंटे रोजाना काम करना है और 32 दिनों तक काम करना है। तो मैन पावर हमें बतानी है अब कितनी होगी, और काम हो जाता है इनके लिए 2800 मीटर। इसको सोल्व करना है तो पहले ऊपर नीचे जीरो काट लेते हैं। 2 जीरो कट गए हमारे यहाँ पे। यहाँ ये सामने से कट जाती है जीरो, नीचे से नीचे कट जाती है सामने से। अब दोस्तों ये 2 से कट जाएगा आपका 4 बार, 2 चौका 8, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 5 से कट जाएगा आपका, 5 से 5 पंजे 25, 4 से कट जाएगा दोस्तों ये 4 अट्ठे 32, ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों ये कट जाएगा हमारा 8 या 24, बचे कितना 4 दोस्तों, और 8 पंजे 40। तो ये 35 दोस्तों, 35 जब हमारा किधर आएगा, गुना में आएगा, इधर 5 की गुना में आ जाएगा। तो 35 पंजे 175। तो M2 कितना आ जाएगा हमारा 175। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस सबको सोल्व करने के बाद कितना मिलेगा आपको 175। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के। आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, अगर ध्यान से नहीं देखा आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन थे। किसी ना किसी एग्जाम में हर क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है, और ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आगे भी आने वाले एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो आप ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में आपको इनमें से कहीं ना कहीं इसी आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का लास्ट सेशन, 21 क्लास थी हमारे आज की। तो SSC GD का रिवीजन कहता है दोस्तों हमारी 21 क्लास आज कंप्लीट हो जाती है। तो आप इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से, अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपको अपने एग्जाम में अच्छी सफलता मिले, अच्छे मार्क्स आपको मिले। इसी आशा के साथ दोस्तों आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से जिन भाइयों का एग्जाम होने वाला है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कीजिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता लगातार अपनी तैयारी में बने रहिए। और हमारी वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसको समाप्त कर लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू, ओके।